Welcome to our channel Science Cinema by RJ. Myself Rajni Shah. Today we are going to discuss about cloning vector DNA clicker. देखिए स्टूडेंट, जो पीछे की जो वीडियो है उसके अंदर हमने एंजाइम टूल के बारे में पढ़ा था, यानी एंजाइम को हमने डिटेल से पढ़ा है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्लोनिंग वेक्टर जो है उसको डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। क्लोनिंग वेक्टर मतलब क्लोनिंग वाहक, जो वांछित डीएनए का जो टुकड़ा है जिसकी मल्टीपल कॉपी बनाने का काम करेगा, यानी हम उसकी जो मात्रा है यानी डीएनए के जो फ्रेगमेंट है उनकी संख्या जो बढ़ाने का काम करेंगे, उसके लिए हमें आवश्यकता होती है क्लोनिंग वेक्टर, या उसी को हम बोलते हैं डीएनए व्हीकल। अब देखिए स्टूडेंट कि क्लोनिंग वेक्टर जो है वो वांछित डीएनए की मल्टीपल कॉपी हमें प्राप्त करवाता है, यानी मल्टीपल मतलब एक से अनेक संख्या में उससे कॉपी बनाने का काम जो है वो किसकी मदद से हम करते हैं? क्लोनिंग वेक्टर की मदद से करते हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें तो क्लोनिंग वेक्टर पढ़ने कौन कौन से हैं, या हम बात करेंगे कौन कौन से क्लोनिंग वेक्टर होते हैं। तो एक तो होता है प्लाज्मिड, एक यैक, बैक, फेज वायरस, कॉस्मिड और फेजमिड। देखिए स्टूडेंट, प्लाज्मिड हमें डिटेल से पढ़ना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में डिटेल से है प्लाज्मिड। इसके अलावा यैक जो है जिसे हम बोलते हैं ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। उसी तरह बीएसी मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। फेज वायरस, कॉस्मिड और फेजमिड, ये सभी चीजें क्या होती हैं? क्लोनिंग वेक्टर होती हैं, जो क्या करती हैं? वांछित डीएनए को, जो हम चाहते हैं उस जीन को जो कि एक पर्टिकुलर डीएनए के सेगमेंट पे होता है, उसको हम प्लाज्मिड के साथ जोड़ते हैं और उसको हम कंपेटेंट होस्ट में भेजने का काम करते हैं। तो ये जो प्लाज्मिड है, येक है, बैक है, फेज वायरस है, कॉस्मिड है, फेजमिड है, इसका हम यूज करते हैं। देखिए स्टूडेंट, प्लाज्मिड जो है वो छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट जो है, टुकड़े हैं, उसको तो जोड़ सकता है, पर बड़े टुकड़ों को जोड़ने के लिए हमें अलग से हम बात करें आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की जरूरत पड़ती है, या फिर हम बात करें कि बैक और यैक का यूज किया जाता है, या फेज वायरस, इन सब चीजों का यूज करते हैं। तो अब सबसे पहले इसके अंदर हम बात कर लेते हैं प्लाज्मिड की, जिसे हमें डिटेल से पढ़ना है। तो प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया में पाया जाने वाला वृत्ताकार यानी सर्कुलर जो है वो डीएनए होता है, यानी सर्कुलर शेप में बैक्टीरिया के अंदर ये पाया जाता है, यानी बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है। तीव्र प्रतिकृति बनाता है, मतलब बहुत जल्दी रेप्लिकेटिंग करता है, मतलब इसकी संख्या बढ़ाने की जो दर है यानी रेप्लिकेट करने की जो हम बात करें टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा होती है। किसके अंदर? प्लाज्मिड के अंदर। प्लाज्मिड जो था वो किसने खोजा था? विलियम हेज और जोशुआ लेडरबर्ग, ये जो साइंटिस्ट हैं जिसके माध्यम से प्लाज्मिड की खोज की गई। तो इसका मतलब प्लाज्मिड जो है वो वृत्ताकार जो है, सर्कुलर जो हम बात करें डीएनए होता है, जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग यानी रैपिडली, बहुत जल्दी, जो तीव्र गति से क्या बनाता है? प्रतिकृति बनाता है। और इसकी खोज किसने की थी? विलियम हेज और जोशुआ लेडरबर्ग ने की थी। अब एक बात समझिए स्टूडेंट कि प्लाज्मिड जो है उसके अंदर अगर हम बात करें तो प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया से हमें ऑब्टेन होता है वो अलग अलग तरह का होता है, यानी प्लाज्मिड के टाइप जो है, जो हमें बैक्टीरिया से प्राप्त होने वाला प्लाज्मिड है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि बैक्टीरिया में पाया जाने वाला, इसका मतलब बैक्टीरिया में पाया तो जाता है पर बैक्टीरिया में एक तरह का प्लाज्मिड नहीं होता है, बैक्टीरिया में भी अलग अलग तरह के प्लाज्मिड पाए जाते हैं। और कितनी तरह के? उसकी संख्या होती है 3, यानी 3 अलग अलग तरह के प्लाज्मिड जो हैं वो बैक्टीरिया से हमें ऑब्टेन होते हैं, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। 3 अलग अलग तरह के कौन से? एक होता है आर प्लाज्मिड, एक है एफ प्लाज्मिड और एक है कोल प्लाज्मिड। देखिए स्टूडेंट, आर प्लाज्मिड का मतलब होता है रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, यानी प्रतिरोधी, यानी किसी चीज से रेजिस्टेंस डेवलप करने वाला। जिसे हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के प्रति जो हम बात करें, यानी रेजिस्टेंस प्लाज्मिड जो है वो किसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप करता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब जो प्रतिरक्षी है उसके प्रति वो क्या कर लेता है? रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। एक बात समझिए, आपने देखा भी होगा कि हम नॉर्मल अगर थोड़ी बहुत डिजीज होने पर या बीमार होने पर क्या करते हैं, अगर बेवजह ही ज्यादा दवाइयां लेना शुरू करते हैं तो वो दवाइयों की थोड़ी डोज असर करना बंद कर देती है थोड़ी समय बाद, या फिर एक पर्टिकुलर जो टेबलेट आप ले रहे हैं
जैसे अमोक्सिसिलिन पहले यूज करते थे, और जिसमें बहुत बढ़िया एंटीबायोटिक होती थी अमोक्सिसिलिन, डॉक्टर जिसको प्रेफर करते थे, पर धीरे धीरे उसने क्या किया, काम करना बंद कर दिया। आजकल किसका यूज कर रहे हैं, अमोक्सिक्लेव का यूज करते हैं अमोक्सिसिलिन की जगह पे। रीजन क्या है, क्योंकि अमोक्सिसिलिन जो है वो क्या करती है, वो क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। कौन, बैक्टीरिया। मान लीजिए कोई बैक्टीरियल डिजीज है और उसके प्रति क्या डेवलप हो जाएगी, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। इसका मतलब वो पर्टिकुलर जो एंटीबायोटिक दी जा रही है या एंटीबायोटिक जो है वो उस बैक्टीरिया पे असर दिखाना बंद कर देगी, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो है वो आर प्लाज्मिड जो है उस तरह का उसके अंदर पाया जाता है, और आर प्लाज्मिड अगर उस बैक्टीरिया में पाया जाता है तो वो क्या डेवलप कर लेगा, रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा, और वो दवा जो है, वो टेबलेट है, उस पर काम नहीं करेगी। अब फिर हम चेंज करते हैं, उसके स्ट्रेन को बदलते हैं, एंटीबायोटिक को चेंज करते हैं, पर वो भी डिपेंड करता है कि हमारे शरीर में सेल्फ इम्यूनिटी कितनी है। यानी हम दवाइयों से अगर इस तरह से उस डिजीज को कंट्रोल करना चाहेंगे तो धीरे धीरे वो बैक्टीरिया फिर से क्या डेवलप कर लेगा, रेजिस्टेंस डेवलप कर देगा, और फिर भी वो दूसरी दवा भी काम करना क्या कर देगी, धीरे धीरे बंद कर देगी। इसका मतलब पहले तरह का जो प्लाज्मिड होता है वो आर प्लाज्मिड बैक्टीरिया में पाया जाता है। आर प्लाज्मिड का मतलब आप समझ गए होंगे, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, यानी वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। और रेजिस्टेंस किसके प्रति डेवलप कर लेता है, एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, ताकि वो बैक्टीरिया है वो किसी एंटीबायोटिक से किल ना हो। यानी शुरुआती तौर पर एंटीबायोटिक वो ज्यादा असर दिखाएगी, पर धीरे धीरे असर दिखाना कम कर देगी, क्योंकि उस बैक्टीरिया ने क्या डेवलप कर ली है, रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है एंटीबायोटिक के प्रति। क्यों डेवलप कर ली है, क्योंकि उसके अंदर कौन सा प्लाज्मिड है, आर प्लाज्मिड। नेक्स्ट प्लाज्मिड की अगर हम बात करें वो होता है जी एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड को हम बोलते हैं फर्टिलिटी प्लाज्मिड, यानी वो प्लाज्मिड जो जनन के अंदर सहायक है, या जनन जो रिप्रोडक्शन में सहायता करता है, यानी बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाने में मदद करता है। यानी उसके कॉपी नंबर हम बात करें, या बैक्टीरिया की जो कॉलोनी फॉर्मेशन होती है, या कितनी जल्दी वो कॉलोनी ग्रो कर रही है, यानी उसका समूह कितना जल्दी फास्ट रैपिड ग्रो कर रहा है, तो उसके लिए कौन ज्यादा हेल्प करता है, एफ प्लाज्मिड। इसीलिए इसको बोलते हैं फर्टिलिटी प्लाज्मिड, या फिर जनन या रिप्रोडक्शन में सहायता करने वाला प्लाज्मिड। थर्ड जो प्लाज्मिड है जिसे हम बोलते हैं कोल प्लाज्मिड। अब ये कोल प्लाज्मिड क्या होता है, कोल प्लाज्मिड जो है वो कोलिसिन का उत्पादन करता है। देखिए स्टूडेंट, कोलिसिन क्या करती है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। यानी एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को किल करने का जो काम करता है वो किसके माध्यम से करता है, क्योंकि उसके अंदर कोल प्लाज्मिड पाया जाता है, और उससे किसका उत्पादन होगा, कोलिसिन का उत्पादन होगा। तो इस तरह से कितनी तरह के प्लाज्मिड बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, 3 तरह के प्लाज्मिड बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। फर्स्ट इज आर प्लाज्मिड, सेकंड इज एफ प्लाज्मिड, एंड थर्ड इज कोल प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड रेजिस्टेंस डेवलप करने वाला प्लाज्मिड, और एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप करेगा। अब देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, पूरी तरह से रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। बग का मतलब क्या हुआ कि वो किसी भी एंटीबायोटिक से किल नहीं होते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया खोजे भी गए हैं। अभी तो कोरोना चल रहा है, पर आप यूं सोचिए कि वो बग बैक्टीरिया अगर आ गए तो फिर क्या होगा, क्योंकि जहां से हम बात करें गंगा रिवर निकलती है, जिस ग्लेशियर से निकलती है, उसके आसपास के एरिया के अंदर बग बैक्टीरिया मिले हैं, जिस पर कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। या हम कह सकते हैं कि आज तक हमने ऐसी एंटीबायोटिक नहीं बनाई है जो उन बैक्टीरिया को किल कर सके। इसका मतलब हमें खुद के सेल्फ इम्यून सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद एफ प्लाज्मिड, यानी आप समझ गए फर्टिलिटी यानी रिप्रोडक्शन में सहायता करने वाला प्लाज्मिड, और कोल प्लाज्मिड मतलब कोलिसिन का उत्पादन करने वाला, ताकि वो दूसरे बैक्टीरिया को क्या कर सके, किल कर सके। इसका मतलब प्लाज्मिड जो है वो 3 अलग अलग तरह के होते हैं, और प्लाज्मिड जो है वो एक वृत्ताकार सर्कुलर जिसे हम कहें वो डीएनए होता है जो रैपिडली ग्रो करता है, यानी कॉपी नंबर बढ़ाने का काम करता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल प्लाज्मिड की, क्योंकि हम आर्टिफिशियल प्लाज्मिड का यूज करते हैं ज्यादातर कि जिससे हम क्या करें, हमारी जो डिजायरेबल जो रिक्वायरमेंट है, जैसे हम बात करेंगे डिजायरेबल जो भी चीजें हमें चाहिए उसको हम फुलफिल कर सकें। देखिए, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड में जो हमारे सिलेबस के रिलेटेड हम बात करें, या मेनली जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं पीबीआर 322 का। पीबीआर 322 मतलब पी का मतलब होता है प्लाज्मिड, बीआर का मतलब है कि इसको डिस्कवर जिसने किया,
मतलब इसकी डिस्कवरी जिसने की, जिन वैज्ञानिकों ने की, वो थे बोलिवर और रोड्रिगेज। इसलिए बी मतलब बोलिवर, आर मतलब रोड्रिगेज। 322 जो है वो इसका कोड है। कोड का मतलब इसी तरह पीबीआर 322 के अलावा 327, 328 इस तरह के भी प्लाज्मिड पाए जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पीबीआर 322 की। इससे पहले कि हम पीबीआर 322 को डिस्कस करें, इसकी स्ट्रक्चर के, इसके डायग्राम को डिस्कस करें, उससे पहले आपको एक बात जाननी बहुत जरूरी है। वो बात क्या है कि आपको प्लाज्मिड के अंदर क्या क्या करैक्टर चाहिए होते हैं, यानी कौन सा प्लाज्मिड सबसे बढ़िया मानते हैं आप। एक बात समझिए, देखिए प्लाज्मिड का यूज हम मेनली कर क्यों रहे हैं, इस बात को समझने का प्रयास करें। आपने पहले भी इसको पढ़ा है कि जो वांछित डीएनए है, वांछित डीएनए मतलब जो डिजायरेबल डीएनए है, जो फ्रेगमेंट है, वो आप होस्ट के अंदर भेजना चाहते हैं। यानी जिस भी जीव के अंदर उन लक्षणों को आप देखना चाहते हैं, या फिर जिस जीन को आप उस जीव के अंदर भेजना चाहते हैं, ताकि उन लक्षणों को उसके अंदर पहुंचाया जा सके। तो अब एक बात समझिए, मान लीजिए कि ये कोई पर्टिकुलर डीएनए है और ये डीएनए आपने लिया, और एक आपने क्या लिया कि हमने प्लाज्मिड लिया या कोई भी वेक्टर लिया, ठीक है, ये कोई प्लाज्मिड है। अब एक बात समझिए बड़ी सिंपल सी, कि इन दोनों को आपको कट करना पड़ेगा सबसे पहले। और हम एक पढ़ चुके हैं एंजाइम के बारे में डिटेल से, और हमने एंजाइम में क्या पढ़ा है, एंजाइम में हमने पढ़ा है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का हम यूज करते हैं। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज क्यों करते हैं वो भी हमने डिटेल से पढ़ लिया है, कि वो क्या करते हैं, एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से उसको कट करेंगे, एक पर्टिकुलर साइट से उसको कट करेंगे। इसका मतलब कि अगर मैं इस वांछित डीएनए को काटना चाहता हूं, यानी जो भी वांछित डीएनए मेरे को चाहिए पूरे डीएनए के अंदर से, तो एक पर्टिकुलर जहां पर जीन पाया जाता है वहां से काटना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग ही मुझे क्या लेना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करना पड़ेगा। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अलग अलग हो सकते हैं, वो बाम H1 हो सकता है, साल फर्स्ट हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा PVU फर्स्ट हो सकता है, PST फर्स्ट हो सकता है। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो अलग अलग रिकॉग्नाइज साइट से उसको कट करने का काम करेंगे। अब एक बात समझिए बड़ी सिंपल सी, कि मैं इसको तो कंट्रोल नहीं कर सकता। आप यूं बात अज्यूम करके देखिए कि इस पर्टिकुलर साइट पे यहां वो जीन पाया जाता है जो आपको भेजना है। अब इसको तो यहीं से कट करना पड़ेगा। अब आप क्या कर सकते हैं, मैं इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो डीएनए है, फोरिजन डीएनए है, किसी के डीएनए में चेंज थोड़ी नहीं करूंगा इस तरह से। मेरे को तो ये डीएनए का जो टुकड़ा है, खंड है, भाग है, हिस्सा है, इसको नेक्स्ट के अंदर भेजना है, पर वो किसी के साथ जुड़कर जाएगा। यानी उसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, वाहक की जरूरत पड़ेगी। पर मैं इस वाहक के अंदर तो मॉडिफिकेशन कर सकता हूं। मान लीजिए कि ये टुकड़ा अलग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट रहा है, इसके अलावा मैंने एक डीएनए का टुकड़ा और लिया, वो अलग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा जाएगा। इसके अलावा कोई तीसरा थर्ड लिया मैंने, वो अलग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा जा रहा है। इसका मतलब सबके लिए अगर अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम यूज कर रहे हैं, और हमें यह भी पता है कि जिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डीएनए को, यानी जो भी फोरिजन डीएनए है आप उसको भेजना चाहते हैं, जिस सेगमेंट को आप भेजना चाहते हैं उसको काटेंगे, उसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आपको प्लाज्मिड को कट करना पड़ेगा। रीजन आपको पता है कि अगर सेम साइड से काटेगा तभी वो अच्छी तरह जुड़ पाएगा। मान लीजिए एक की साइड ये है, तो दूसरे की साइड भी इसी तरह होना चाहिए ना, ताकि वो आसानी से इसके अंदर क्या हो जाए, फिट हो जाए। समझे बात को? इसका मतलब उसको सेम साइड से कट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करना पड़ेगा। अलग अलग नहीं यूज कर सकते। भी हम कहें कि आप फोरिजन डीएनए को तो जी अलग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट दीजिए और प्लाज्मिड को अलग से काट दीजिए, ऐसा नहीं चलने वाला। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटना पड़ेगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स एक बात समझो कि अगर इनको सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटना है और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अलग अलग हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्यों ना मैं इस जो प्लाज्मिड है उसके अंदर वो सभी साइट डाल दूं जो क्या है अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को रिकॉग्नाइज कर ले। इसका मतलब एक प्लाज्मिड में ही सभी साइट क्यों ना हम डाल दें, यानी उसी के अंदर क्या हो जाए, बाम H1 हो जाए, उसी के अंदर क्या हो जाए, उसी के अंदर ही जो हम बात करें कि साल 1 हो जाए, उसी के अंदर ही क्या हो जाए, इको आर फर्स्ट हो जाए, उसी के अंदर SVU फर्स्ट हो जाए, SVT फर्स्ट हो जाए,
इसका मतलब अलग अलग, ये कुछ नहीं है, ये रिकॉग्नाइज एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के टाइप है। आप यूं ना सोचिए सर क्या लिख रहे हो, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के टाइप है बस। इसका मतलब मैं अगर एक प्लाज्मिड में ये सभी जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट डाल देता हूं, तो भले ही मैं किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ओरिजिन डीएनए को कट करूं, प्लाज्मिड के अंदर वो साइट मौजूद होगी, वो उसको पहचान लेगा और दोनों सेम साइट से क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। बड़ा सिंपल सा है, दोबारा समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने इसको काटा इको आर फर्स्ट से, ठीक है, और अगर प्लाज्मिड में इको आर फर्स्ट की साइट यहां है, तो मैं दोनों को किससे काटूंगा, इको आर फर्स्ट से। ये इको आर फर्स्ट से कट जाएगा, इको का यानी गुआनिन और एडेनिन के बीच में से कटेगा, यानी इको आर फर्स्ट जो है वो गुआनिन एडेनिन के बीच में से काटेगा, और ये इको आर फर्स्ट जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहां भी यूज करूंगा और ये इसको यहां से काट देगा, ये दोनों यहां जुड़ जाएंगे और जुड़कर ये कुछ इस तरह हो जाएंगे। ये मान लीजिए मैंने ऐसे दिखा दिया इसको, ठीक है, तो ये इसके साथ यहां इस साइड पे जुड़ जाएगा। मान लीजिए मैं इसको इको आर फर्स्ट से ना काट के मैं इसको काट देता हूं किससे, साल फर्स्ट से। अब यूं समझिए ये है ओरिजिन डीएनए, इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, इसमें साल फर्स्ट एंजाइम यूज हो रहा है, ठीक है जी, साल फर्स्ट यूज हो गया। अब इसके अंदर प्लाज्मिड के अंदर तो हम चेंज कर सकते हैं, या इसमें तो हम साइट डाल सकते हैं। मान लीजिए साल फर्स्ट की साइट यहां है, अब ये क्या करेगा, सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम यूज करेंगे, ये इसको यहां से और ये इसको यहां से कट कर देगा, और जो रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा वो कुछ इस तरह से पुनर्योगा जो डीएनए बन जाएगा वो यहां जुड़ जाएगा। समझे बात को? इसका मतलब प्लाज्मिड ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर सभी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट मौजूद हो, यानी हम अलग अलग तरह के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज कर लें तो वो उस पर्टिकुलर साइट उस प्लाज्मिड में होनी चाहिए ताकि वो उसके साथ रिकॉम्बिनेंट हो सके। इसका मतलब सबसे अच्छा प्लाज्मिड वो है जिस एक प्लाज्मिड के अंदर ज्यादा से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट मौजूद हो। ज्यादा से ज्यादा का मतलब सही समझिएगा आप, ज्यादा से ज्यादा का मतलब ये है अलग अलग तरह के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। आगे बात समझ में, यानी जितने भी तरह के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं उसकी जो साइट है यानी रिकॉग्नाइज साइट, यानी उसको पहचान करने वाली जो वांछित जो साइट है वो उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। यानी एक अच्छा प्लाज्मिड वो होता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा रिकॉग्नाइज साइट होती है, यानी जिस भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का हम उपयोग करें वो साइट उसमें मौजूद हो ताकि उन दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा जा सके और रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन किया जा सके। पहली बात समझे। दूसरी बात समझिए, अब दूसरी कंडीशन मैं आपके सामने रखता हूं। मान लीजिए दूसरी कंडीशन यूं है कि ये एक प्लाज्मिड है और उसमें एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए कई साइट हो जाए तो क्या होगा। मान लीजिए यहां भी इको आर फर्स्ट की साइट हो, यहां भी इको आर फर्स्ट की साइट हो, यहां भी इको आर फर्स्ट की साइट हो। अब मान लो एक प्लाज्मिड में एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए 4 से 5 साइट हो या जितनी भी साइट हो, एक से ज्यादा साइट हो तो होगा क्या, आप उस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करोगे और वो प्लाज्मिड क्या हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े। फिर आप सॉन्ग गाओगे, फायदा क्या है, सब टुकड़े टुकड़े हो जाएगा यहाँ पे। यानी कहने का मतलब जब ये पूरी तरह से ऐसे टुकड़े टुकड़े प्लाज्मिड हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है रिकॉग्नाइज साइट जहां भी होगी वहां से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम है काटना और उसको काट देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्लाज्मिड में एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए केवल एक ही साइट होनी चाहिए, एक से ज्यादा साइट नहीं होनी चाहिए। पर एक प्लाज्मिड में सभी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए साइट जरूर होनी चाहिए, यानी अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट हो वो तो सही है, वो अच्छा है प्लाज्मिड, वो सबसे बढ़िया है, उसको हम चूज करेंगे। या फिर हम आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बना रहे हैं तो हम ऐसा प्लाज्मिड बनाएंगे जिसमें सभी लगभग सभी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए साइट हो ताकि हमें कोई परेशानी ना हो, हम आसानी से रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरी बात, ऐसा प्लाज्मिड जिसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए अलग अलग साइट है वो प्लाज्मिड अच्छा प्लाज्मिड नहीं माना जाता है,
क्यों? क्योंकि अगर एक के लिए ही अलग अलग साइट होगी तो वो एक समय में सभी साइट से काट देगा, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है कि एक ही साइट से कट करना है बाकी 4 को छोड़ देते, नहीं, वो तो साइट को पहचानेगा, उस जगह को पहचानेगा जहां उस पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को काटना है। इसका मतलब एक प्लाज्मिड में एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए केवल एक ही साइट होनी चाहिए, मतलब सबका मालिक है एक। कहने का मतलब समझे क्या? सबका मालिक एक मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रत्येक प्लाज्मिड में साइट एक होनी चाहिए, पर सभी के लिए होनी चाहिए, मतलब सभी के लिए मतलब टाइप सारे हो उसके अंदर, पर एक के लिए साइट कितनी हो? एक हो। तो ये हमने बात की कि एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हमें ऐड करनी है या किस तरह से उसको फॉर्म करना है। अब बात आती है स्ट्रक्चर की। प्लाज्मिड स्ट्रक्चर जो है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से, कि हम प्लाज्मिड की जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें एक चीज समझनी है कि कौन कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहां पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी हम लिख देंगे, एक पर्टिकुलर साइट है उसको वही लिखना है और वो ही हमें याद करना है। और पीएमटी के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, उन सब के अंदर उसका सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा हम 2 टॉपिक और डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। 2 टॉपिक वो कौन से होंगे? एक हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, मतलब रूपांतरित और अरूपांतरित, मतलब जो डीएनए हमने भेजा है, जो वांछित डीएनए हमने भेजा है वो उस जीव के अंदर गया है या नहीं गया है उसका पता लगाना है। और वो हमें कैसे पता चलेगा? ऐसा तो है नहीं हम देख के उसको बता देंगे, क्योंकि एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये, उसको हम देख के पता नहीं लगा सकते। तो इसलिए हमें वो मेथड भी पता होना चाहिए जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सके, पहचान कर सके कि वो रूपांतरित हो गया है या नहीं हो गया। उसका मीनिंग भी मैं बताऊंगा कि रूपांतरित का मतलब क्या होता है और जो रूपांतरित नहीं हुआ है उसका मतलब क्या होता है। दूसरा, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पुनर्योगज डीएनए, और जो पुनर्योगज डीएनए नहीं है उसकी पहचान भी कैसे करेंगे। तो ये सब चीजें जो है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इस पोर्शन को और इसके साथ साथ जो पीछे की जितनी भी वीडियो है वो सब पोर्शन को आप एक साथ रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इन सब पोर्शन की जरूरत पड़ेगी एक साथ, क्योंकि ये जो पूरा मेथड जो है बायोटेक्नोलॉजी का वो सारा का सारा उसमें यूज होगा, तब जाके वो पार्ट आपको समझ में आएगा।